नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय रणवंत सर में। आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है दोस्तों मृदा क्षरण एवं संरक्षण। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो वहाँ पर इस टॉपिक से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज अपने इस टॉपिक की बात करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि मृदा क्षरण क्या होता है। तो मृदा क्षरण जब भी आती है कि मृदा क्षरण का अगर साधारण भाषा में अपने बात करना चाहें तो मृदा क्षरण का मतलब होता है कटाव, यानी कि कटाव होना या उसका अपर्धन, यानी कि इसे मृदा क्षरण कहा जाता है या मृदा अपर्धन भी कहा जाता है या मृदा कटाव भी कहा जाता है। तो इस लेसन के अंदर अपने बात करेंगे कि मृदा कटाव होता है या मृदा अपर्धन होता है, वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन-कौन सी शक्तियों के द्वारा होता है और उसको अपने किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, ये बात करने वाले हैं आज के लेसन में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँ अगर मृदा क्षरण की, तो यानी कि मृदा क्षरण क्या होता है? भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का, यानी कि भौतिक रूप से जो मिट्टी के कण होते हैं, वो अपने स्थान से हटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा क्षरण कहते हैं। यानी कि जो मिट्टी के कण हैं उनका अपने स्थान से हटकर, यानी कि अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मृदाक्षरण कहा जाता है। यानी मिट्टी के कणों का एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा। अब देखो, एक स्थान से पहुंचकर, ये कोई एक स्थान है, यहाँ से क्या है, वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ से क्या हुआ है? मिट्टी का कटाव हुआ है या फिर क्या है? मिट्टी का अपर्दन हुआ है। और यहाँ तक यानी कि पहुँचने की क्रिया, जिसे अपने क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तो अपने ये भी कह सकते हैं कि मृदा कणों का परिवहन भी क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, वो ठीक इसी प्रकार होगी जैसे, यानी कि मृदा का पृथक्करण। तो यहाँ से क्या है, अगर क्या है कोई मिट्टी है वो अलग हुई है, उसका यानी कि पृथक्करण हुआ है और वो यहाँ पर पहुँची है, यानी कि उसका क्या हुआ है? परिवहन। तो मृदा का पृथक्करण और परिवहन क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। तो इस प्रकार में अब देखो, मृदा क्षरण को क्या है? रेंगती हुई मृदा भी कहा जाता है। यानी कि मृदा क्षरण होता है उसे क्या है? रेंगती हुई मृदा भी कहा जाता है। मृदा क्षरण को मिट्टी का क्षय रोग या टीबी रोग भी कहा जाता है, यानी कि इसे मृदा का क्षय रोग या टीबी रोग भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि यानी कि मिट्टी का क्षय रोग किसे कहते हैं? तो मृदा क्षरण को या मृदा अपर्धन को, या जो मिट्टी का कटाव या मृदा कटाव को क्या कहा जाता है? मिट्टी का क्षय रोग भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि मृदा क्षरण है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। मृदा क्षरण के अगर प्रकार की बात करो तो मृदा क्षरण वो होता है, वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। यानी कि मृदा क्षरण होता है वो कितने प्रकार का होता है? मृदा क्षरण होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? एक तो प्राकृतिक क्षरण होता है और एक त्वरित क्षरण होता है। यानी कि मृदा क्षरण है वो क्या दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक क्षरण होता है और एक कौन सा होता है? त्वरित क्षरण। पहले अपने प्राकृतिक क्षरण की बात करते हैं। अब देखो, प्राकृतिक क्षरण होता है ये हमेशा वहाँ पे होता है जो क्षेत्र क्या है, वनस्पति से ढकी हुई मृदा होती है। यानी कि जहाँ पर क्या है, वनस्पति यानी कि घास वगैरह उपस्थित होती है, तो वहाँ पर क्या है, ये कटाव होता है। यानी कि वनस्पति से ढकी हुई मृदा में ये होता है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, यानी कि मृदा निर्माण और मृदा विनाश में सदैव साम्य रहता है। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर मैं मान लो कि एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर क्या है, 1 सेंटीमीटर मृदा का कटाव हुआ है। यानी कि इतना होता नहीं है, परंतु अपने मान लेते हैं कि अगर क्या है, एक साल के अंदर क्या 1 सेंटीमीटर मृदा का कटाव हुआ है, तो एक साल के अंदर ही क्या 1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण हो जाएगा। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर एक साल के अंदर जितना यानी कि मृदा का कटाव होता है उतना ही मृदा का क्या है, निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या है, कोई विशेष प्रकार की हानि नहीं होती। इसे मनुष्य के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक क्षरण होता है उसमें यानी कि जितना मृदा का कटाव होता है उतने ही मृदा का निर्माण हो जाता है और इसे मनुष्य के द्वारा नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट आता है त्वरित क्षरण। अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं कि त्वरित क्षरण, तो अब देखिए इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये वनस्पति वहीन मृदा, यानी कि ये वैसे क्षेत्रों में होता है जहां पर क्या है, वनस्पति नहीं होती, यानी कि घास वगैरह नहीं होती है, तो उन क्षेत्रों में ये क्षरण होता है। मृदा निर्माण कम, इसमें यानी कि मृदा का निर्माण है वो क्या होता है, कम होता है, और मृदा का विनाश यानी कि मृदा का कटाव है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो यानी कि अगर मृदा का निर्माण कम होगा और मृदा का कटाव है वो अधिक होगा तो हानि भी क्या होगी, अधिक होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या है, मृदा का निर्माण कम और मृदा का विनाश अधिक होता है। यानी कि मृदा का निर्माण तो कम होता है और मृदा का कटाव है वो क्या अधिक होता है, तो इसमें हानि अधिक होती है। अब देखो इस क्षरण को यानी कि मनुष्य के द्वारा रोका जा सकता है, यानी कि ये क्षरण होता है जो इसे मनुष्य के द्वारा रोका जा सकता है। अब देखो जो ये त्वरित क्षरण होता है, ठीक है, इस ये क्षरण है जो
दो शक्तियों के द्वारा होता है। एक कौन सी शक्ति होती है, जल होती है, और एक कौन सी होती है, वायु। तो एक तो यानी कि जल के द्वारा होता है और एक क्या है, वायु के द्वारा होता है। अब देखो बात करते हैं अपने यानी कि किस प्रकार होता है। सबसे पहले जल द्वारा अगर बात, अब देखो जल के द्वारा मतलब, जल का मतलब क्या है, जल द्वारा जो क्षरण होता है, तो यानी कि उसका मतलब है कि अगर जल के द्वारा कोई इरोजन होता है, यानी कि जल के द्वारा के मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, जल क्षरण कहा जाता है। ठीक है, या वाटर इरोजन कहा जाता है। तो अब देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से क्षरण होते हैं, किस प्रकार होता है। आवरण रहित भूमि, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर अगर बात करें अपने, आवरण रहित भूमि पर जब वर्षा की बूंदें गिरती है तो उनकी चोट से मृदा के कण तितर बितर बिखर जाते हैं और गंदले पानी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जल द्वारा मटने, मृदा के कटने व बहने की क्रिया को क्या है, जलीय क्षरण कहा जाता है। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि यानी कि जल के द्वारा क्या है, मृदा के कटने व बहने की क्रिया को क्या कहा जाता है, जलीय क्षरण कहा जाता है। अपने अब देखो जलीय क्षरण है वो भी विभिन्न प्रकार का होता है। अपने अलग अलग प्रकार की बात करते हैं कि कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है बौछार क्षरण, यानी कि सबसे पहले आता है बौछार क्षरण या सप्लेस इरोजन। यह मृदा क्षरण की प्रारंभिक अवस्था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि बौछार क्षरण क्या होता है। तो ये मृदा निर्माण की यानी कि मृदा क्षरण की क्या प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद जब वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती है तो मृदा कणों को मूल स्थान से क्या है, छिन्न भिन्न कर देती है। यानी कि जब हल्की वर्षा होती है इस प्रकार, तो यानी कि जो मृदा के कण होते हैं वो यानी कि छिन्न भिन्न हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहा जाता है, बौछार क्षरण कहा जाता है। यानी कि वर्षा की हल्की बौछारों से होने वाले क्षण को बौछार क्षण कहते हैं। सिंपल सा याद रख सकते हैं कि वर्षा की हल्की बौछारों से होने वाले क्षण को क्या कहते हैं, बौछार क्षण या सप्लेस इरोजन कहते हैं। इससे भूमि की जल प्रवेश क्षमता कम हो जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि कौन सा क्षरण है जिससे यानी कि जल प्रवेश क्षमता है वो क्या कम हो जाती है, तो कौन सा क्षरण होता है, यानी कि बौछार क्षरण होता है। ये क्षण वर्षा की बूंदों की आकार व गहनता से प्रभावित होता है। ये क्षण वर्षा की बूंदों की आकार व गहनता से प्रभावित होता है। यानी कि बूंदों का वर्षा के द्वारा जो होने वाली बूंद है उनका आकार क्या है, यानी कि कितने समय के हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं वो इसको क्या है, बौछार क्षण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी यानी कि प्रतिरोजन की। देखो प्रतिरोजन की अगर मैं बात करूँ तो चादर अपर्दन जल क्षरण की दूसरी अवस्था, यानी कि परत क्षरण है, इसे क्या है, चादर अपर्दन भी कहा जाता है या चादर क्षरण भी कहा जाता है। बूंदों द्वारा कणों के बिखरने के पश्चात वर्षा जल पूर्णतः मिट्टी की पतली तह के साथ बहा ले जाता है। यानी कि जब क्या है, हल्की बौछारें होने के बाद थोड़ी सी तेज बारिश होती है तो क्या होता है, जो मृदा की ऊपरी सतह होती है, यानी कि मृदा की ये जो मान लो मृदा है इसकी जो ऊपरी सतह होती है, सबसे ऊपरी परत होती है, उस वह क्या है, वर्षा जल के साथ बहकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है और इसे क्या कहा जाता है, परक्षण कहा जाता है। यानी कि जो ऊपर की चादर होती है, यानी कि मृदा की सबसे बाहरी परत होती है उसे यानी कि चादर कहते हैं अपनी मृदा की, और वो कट कर क्या है, दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। यानी कि मृदा की ऊपरी सतह जिसे अपने चादर कहा जाता है या परत कहा जाता है, सबसे ऊपरी परत, वो कट करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार का अपर्दन क्या कहलाता है, परत अपर्दन कहलाता है। ठीक है, इस क्षण, अब देखो इस ये क्षरण होता है, यानी कि आपको पता है मृदा क्षरण में क्या होता है, जो भूमि की ऊपरी परत होती है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। इस क्षण में यानी कि खेत की उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है। यह क्षण आंखों से दिखाई नहीं देता परंतु बहुत खतरनाक होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्षण है वो क्या है, आंखों से दिखाई नहीं देता परंतु उपजाऊपन की दृष्टि से सबसे अधिक होने वाला क्षण वो है, तो कौन सा है, परक्षण है। तो उपजाऊ परत है वो नष्ट कौन से क्षण में होती है, तो आपको ध्यान रखना है परक्षण होता है, उसमें क्या है, भूमि की उपजाऊ परत होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये समतल भूमि में अधिक होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी भूमि में अधिक होता है, यह समतल भूमि में अधिक होता है। नेक्स्ट आता है रील क्षरण। अब देखो रील क्षरण ये भी इम्पोर्टेंट है। रील क्षरण ये परत क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन के एग्जाम में जरूर टपकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि लिखा हुआ है रील क्षरण, यानी कि ये परत क्षरण की क्या बढ़ती हुई अवस्था है। जब पानी ढाल की तरफ, यानी कि आपने देखा होगा समतल भूमि में तो कौन सा होता है, परक्षण, परंतु कुछ ऐसे भूमि होती है वहाँ पर क्या है, थोड़ा कोई भी ऐसी भूमि हो जहाँ पर हमें हमें पता है कि खेत में कोई ना कोई ऐसा स्थान होता है जहाँ पर क्या थोड़ा बहुत ढाल होता है। तो इस ढालू क्षेत्र में क्या होता है, जब यानी कि अधिक वर्षा होती है तो ये ढालू क्षेत्र में क्या है, पानी आता है जिसके कारण क्या है,
वहाँ पर छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, रील क्षरण, या कहते हैं पर क्षरण है वो क्या अधिक बढ़ जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, रील क्षरण कहा जाता है। जब पानी ढाल की तरफ बहने लगता है तो खेत में छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, रील क्षरण। ये नालियाँ धीरे धीरे चौड़ी होने लगती है, यानी कि हालांकि ये नालियाँ जुताई की समाप्त हो जाती है। नालियाँ तो क्या है धीरे धीरे चौड़ी होने लगती है, परंतु इनको क्या है अपने, अगर हल्की जुताई करते हैं तो इनको क्या है अपने, यानी कि समाप्त किया जा सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, नम व तुरंत, यानी कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, नम व तुरंत जोते हुए खेत व ढलान व खाली भूमि में अधिक क्षरण होता है। यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर क्या है नमी की मात्रा अधिक है, या फिर क्या है जो अभी हमने क्या है एक दो दिन में पहले ही या कि उस खेत की जुताई की हो, वहाँ पे अधिक होता है। या ऐसा खेत जहाँ पर क्या ढलान अधिक हो वहाँ पे, या फिर जो खाली भूमि हो जहाँ पर किसी प्रकार की कोई फसल न लगाई हो, वहाँ पर यह क्या है क्षरण अधिक देखने को मिलता है। रील चरण में दरारें 0.3 मीटर तक गहरी हो जाती है, यानी कि इनके अंदर जो नालियों का निर्माण होता है, इस प्रकार जो नालियाँ बन जाती हैं उनकी अगर चौड़ाई की बात करूँ तो वो कितनी होती है, 0.3 मीटर तक। यानी कि इनकी जो गहराई रहती है, अगर इनकी गहराई की बात करूँ कि इनकी गहराई है वो कितनी रहती है, 0.3 मीटर तक। और चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं होती, इनकी चौड़ाई भी लगभग यानी कि 2 से 3 फीट के आसपास रहती है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती है। तो यही यानी कि तीसरा क्षण था। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्षण की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है अवनालिका क्षण। अब देखो अवनालिका क्षण की अगर मैं बात करूं, या गली इरोजन, यह रील क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यहाँ पर पूछा गया था, रील क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था कौन सी है, तो रील क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था है तो वो कौन सी है, अवनालिका क्षरण, यानी कि रील क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था है। जब नालियों की गहराई क्या है, 0.3 मीटर, अभी हमने बात की थी पर क्षण में, उसमें नालियों की गहराई होती है वो क्या है, 0.3 मीटर तक, और इससे अधिक हो जाती है तो अवनालिका क्षरण होता है। अगर नालियों की गहराई है वो क्या है, 0.3 मीटर से अधिक हो जाती है तो अवनालिका क्षरण हो जाता है। ठीक है। इसमें उपजाऊ मिट्टी कटने के बाद अधोमर्दा कटने लगती है, इसमें यानी कि उपजाऊ मिट्टी कटने के बाद क्या है, धीरे धीरे जो अधोमर्दा होती है, सब सोइल होती है, वो भी इसके अंदर क्या है कटने लग जाती है। अब देखो इस क्षरण की अगर मैं बात करूँ तो इस क्षरण को क्या है, नालीदार क्षरण भी कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या है बड़ी बड़ी नालियों का निर्माण हो जाता है, इस कारण इसे क्या है नालीदार क्षरण भी कहा जाता है। ये नालियाँ साधारण जुताई से समाप्त नहीं होती, जैसे कि हमने बात की थी रील क्षरण में, उसमें क्या अगर अपने सिंपल साधारण जुताई करते हैं या हल्की जुताई करते हैं तो वो क्या नालियाँ समाप्त हो जाती है, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें यानी कि साधारण जुताई से अपने क्या नालियाँ समाप्त नहीं होती, और इस प्रकार की मृदाओं में कर्षण क्रियाएं करना भी कठिन हो जाता है। नेक्स्ट आता है टनल इरोजन या सुरंग कटाव। अब देखो सुरंग या टनल इरोजन क्या होता है, जानवरों के बिल या पुराने क्षेत्रों के माध्यम से भूमि में कटाव का सुरंग। आपने देखा हो खेत के अंदर क्या है, किसी प्रकार के जैसे चूहे हैं, इनके द्वारा क्या है जो बिल बना लिए जाते हैं, और उनके अंदर क्या है जो वर्षा जल है या अपने क्या खेत से सिंचाई करते हैं वो जल क्या उनके अंदर चला जाता है, जिससे वहाँ पर कटाव हो जाता है। तो उस प्रकार के कटाव को क्या कहा जाता है, सुर यानी कि सुरंग का निर्माण हो जाता है भूमि के अंदर। यानी कि इस प्रकार क्या है, एक गहरी सुरंग का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की सुरंग यानी कि उसे सुरंग कटाव या टनल इरोजन के नाम से जाना जाता है। इन सभी क्षण को अपने क्या है एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या आपको चित्रों के माध्यम से समझा देंगे मैं आपको, जिससे आपको आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है। और आपको ये पीडीएफ है वो आप एग्रो रणवा सर टेलीग्राम चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यानी कि जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक है। तो जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले अगर कारकों की मैं बात करूं तो उनको अपने क्या है नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन से जो मृदा क्षरण है, तो एक सुरंग कटाव के बारे में बात की, एक अवनालिका क्षरण की बात की, उसके अलावा रेल क्षरण की बात की, उसके अलावा परत क्षरण है उसके बाद की, बौछार क्षरण है उसके बारे में बात की, जल क्षरण है उसके बारे में बात की, और मृदा क्षरण है यानी कि दो शक्तियों के द्वारा होता है, एक जल के द्वारा होता है और एक वायु के द्वारा। तो जल के द्वारा अपने यानी कि कौन कौन से पढ़े थे, जल के क्षरण के अंदर हमने बात की है किस किस की, बौछार क्षरण की बात की है, परत क्षरण की बात की है, उसके अलावा रील क्षरण की बात की है, अवनालिका क्षरण की बात की है, और टनल इरोजन की बात की है। ठीक है। यानी कि मृदा क्षरण है तो आपको ध्यान रखना है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक क्षरण होता है और एक कौन सा होता है, त्वरित क्षरण होता है, और प्राकृतिक क्षरण दो प्रकार का एक क्षरण होता है। ये बात की मृदा क्षरण क्या होता है, इस प्रकार हमने बात की। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें,
नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, यानी कि मृदा क्षरण को प्रभावित जलीय क्षरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में अपने बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।